भादों का महीना था और सुल्तानपुर गांव पर जैसे आफत टूट पड़ी थी। 3 दिन से लगातार बारिश, गलियां तालाब बन चुकी थीं और गिरे हुए बिजली के खंभों ने पूरे गांव को अंधेरे में डुबो दिया था। पूरे बाजार में बस एक ही जगह रोशनी थी, किशन मेडिकल स्टोर। लालटेन की मध्यम लौ में बैठा था किशन, एक नेकदिल दुकानदार जो जरूरतमंदों को उधार दवा देने से कभी पीछे नहीं हटता था। उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त और सहायक रघु। अरे बस कर भाई किशन, अब दुकान बंद कर दे। रात के 11 बज रहे हैं और यह बारिश देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज प्रलय आएगी। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा होगा। अगर हम अभी नहीं निकले तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ रघु, बस ये दवाइयों का स्टॉक मिला रहा था। आज दीनू काका की दवा मंगवानी थी, लेकिन शहर से गाड़ी ही नहीं आई। बेचारे काका दर्द में होंगे। तुझे पूरी दुनिया की पड़ी रहती है। अपनी सोच, तेरी बीवी घर पर अकेली राह देख रही होगी। चल, लालटेन उठा और ताला लगा। किशन और रघु ने जैसे ही दुकान का शटर गिराकर ताला लगाया, वैसे ही अंधेरे में किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। कोई बहुत तेजी से कीचड़ में दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। कौन है भाई? इतनी रात को कौन दौड़ रहा है? बाबूजी, बाबूजी दुकान मत बंद करो। मेरे बच्चे को बचा लो बाबूजी, वो मर जाएगा। अरे भाई संभलो, क्या हुआ? कौन मर जाएगा? उठो, पानी पियो पहले। पानी नहीं चाहिए बाबूजी, दवा चाहिए। मेरा बेटा मुन्ना, उसे बहुत तेज बुखार है। उसका शरीर आग की तरह तप रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा। अगर उसे अभी दवा नहीं मिली तो मैं लुट जाऊंगा बाबूजी। मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे काका, इतनी रात को, और तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। और सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले गए? अस्पताल बहुत दूर है भैया, और बीच में नदी उफान पर है। कोई रास्ता नहीं बचा। वैद्य जी ने कहा था कि सिर्फ शहर वाली नीली शीशी दवा ही उसे बचा सकती है। लोगों ने कहा किशन बाबू की दुकान पर सब मिलता है। बाबूजी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। बस एक शीशी दे दो। किशन ने उस आदमी की आंखों में देखा। उसे वहां झूठ नहीं, बल्कि एक पिता की लाचारी दिखाई दी। किशन को अपना वो दिन याद आ गया जब पैसे न होने की वजह से उसके पिता का इलाज नहीं हो पाया था। रघु, ताला खोल। पागल हो गया है क्या किशन? इतनी रात को हम स्टॉक में से वो दवा कैसे ढूंढेंगे? और ये आदमी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। देख, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। ताला खोल रघु। अगर आज दवा के बिना इसका बच्चा मर गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नियम कायदे इंसान के लिए होते हैं, इंसानियत के लिए नहीं। रघु ने बेमन से ताला खोला। किशन अंदर गया और काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो बुखार की खास दवा मिल गई। उसने साथ में एक सिरिंज और कुछ गोलियां भी बांध दी। ये लो काका, इसे अभी आधा पिला देना और बाकी सुबह। और ये कुछ गोलियां भी रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे बाबूजी। तुम इंसान नहीं देवता हो। मेरे पास देने को पैसे नहीं है, बस ये है। उस आदमी ने अपनी कमर में बंधी पोटली से एक पुराना मिट्टी से सना हुआ सिक्का निकाला और किशन के हाथ पर रख दिया। सिक्का बहुत भारी और पुराना लग रहा था। अरे काका, रहने दो। जब बच्चा ठीक हो जाए तब पैसे दे जाना। अभी जाओ, देर मत करो। नहीं बाबूजी, कर्ज नहीं रखूंगा। मुन्ना ठीक हो जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगा शुक्रिया कहने। बस एक बात याद रखना बाबूजी, वो पुरानी हवेली के पीछे जो बरगद है, उसके नीचे मेरा घर है। अगर कभी उधर आना हो तो सेवा का मौका जरूर देना। पुरानी हवेली? अरे वहां तो कोई नहीं रहता, वहां तो जंगल है। लेकिन रघु की बात पूरी होने से पहले ही
वो आदमी दवा की शीशी सीने से लगाकर अंधेरे में दौड़ पड़ा। बारिश की तेज बौछार में वो पलक झपकते ही ओझल हो गया। किशन, तू बहुत भोला है। वो आदमी पागल लग रहा था। पुरानी हवेली के पीछे तो शमशान है भाई, वहां कौन रहेगा? किशन ने उस पुराने सिक्के को अपनी जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि आज रात उसने सिर्फ एक मरीज को दवा नहीं दी है, बल्कि उसने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी है जो सालों पहले बंद हो चुका था। वो सिक्का साधारण नहीं था और न ही वो आदमी साधारण था। सुबह की धूप खिली थी, लेकिन किशन की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी दुकान के गल्ले पर बैठा उस मिट्टी से उसने सिक्के को बार बार पलटकर देख रहा था। उसने कपड़े से सिक्के को रगड़कर साफ किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान! रघु, ओ रघु, इधर आ जरा, जल्दी आ। क्या हुआ भाई? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? अभी तो चाय भी नहीं पी। चाय छोड़ और यह देख, रात को वो आदमी जो सिक्का देकर गया था, यह कोई मामूली सिक्का नहीं है। यह महारानी विक्टोरिया के जमाने का चांदी का सिक्का है, सन 1920 का। आज के जमाने में इसकी कीमत हजारों में होगी। मजाक मत कर। जरूर वो आदमी कोई चोर उचक्का होगा, कहीं से चुराया होगा और अंधेरे में तुझे चिपका गया। मैंने कहा था ना, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। नहीं रघु, उसकी आंखों में चोरी नहीं, मजबूरी थी। और उसने कहा था कि वो पुरानी हवेली के पीछे रहता है। मुझे जाकर देखना है कि उसका बेटा मुन्ना अब कैसा है। और यह सिक्का, ये अमानत है उसकी, मुझे ये वापस करना होगा। तू नहीं मानेगा ना? चल भाई, मैं भी चलता हूं। उस तरफ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी सुना है कि उस पुरानी हवेली के पास अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। किशन और रघु साइकिल उठाकर गांव के उस सुनसान हिस्से की तरफ चल पड़े। कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए जब वे पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दोनों के कदम रुक गए। हवेली तो कब की खंडहर बन चुकी थी, छतें गिर चुकी थीं और दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ उग आए थे। हम यहां क्यों आए हैं किशन? देख, यहां तो परिंदा भी नहीं है और यहां हवा में कैसी अजीब सी गंध है, जैसे मरे हुए फूलों की हो। उसने कहा था हवेली के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे। आओ देखते हैं। वे दोनों झाड़ियों को हटाते हुए हवेली के पीछे पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत लगभग गिर चुकी थी। कोई है? काका, ओ काका। कोई जवाब नहीं आया। सुनिए, हम किशन मेडिकल स्टोर से आए हैं। मुन्ना कैसा है अब? अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। एक बहुत ही बूढ़ी औरत जिसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी और बाल रुई जैसे सफेद थे, लाठी टेकते हुए बाहर निकली। उसकी आंखों में मोतियाबिंद था। वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। कौन है? इस वीराने में कौन आया है? माँ जी, प्रणाम। मैं किशन हूँ। शहर में मेरी दवा की दुकान है। कल रात बहुत तेज बारिश में आपके पति मेरे पास आए थे। वो मुन्ना के लिए दवा ले गए थे। मैं बस यह पूछने आया हूं कि मुन्ना का बुखार अब कैसा है। किशन की बात सुनते ही वो बूढ़ी औरत सन्न रह गई। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। रघु ने देखा कि उस औरत का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। क्या कहा मेरे पति? बेटा, तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो। मेरे पति दीनानाथ को मरे हुए तो पूरे 40 साल हो गए। क्या 40 साल? किशन,
मैंने कहा था ना, भाग चलते हैं यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। अरे नहीं माँ जी, शायद आपको पहचानने में गलती हो रही है। वो एक बुजुर्ग थे, धोती कुर्ता पहने थे और उन्होंने ये सिक्का दिया था। देखिए, ये चांदी का सिक्का। किशन ने वो सिक्का बूढ़ी औरत के हाथ में रखा। सिक्का छूते ही वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। ये सिक्का, ये तो दीनानाथ जी का ही है। ये हमारी शादी की निशानी थी। जिस रात वो मरे थे, वो यही सिक्का लेकर शहर दवा लेने गए थे। उस रात भी ऐसी ही तूफानी बारिश थी। दवा लेने? किसके लिए? हमारे बेटे मुन्ना के लिए। उसे निमोनिया हो गया था। दीनानाथ जी गए, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई थी। वो कभी नहीं लौटे। उनकी लाश भी नहीं मिली और दवा न मिलने से मेरा मुन्ना भी। क्या मुन्ना भी मर गया? नहीं, मुन्ना नहीं मरा। मुन्ना उस रात बहुत तड़पा, लेकिन सुबह होते होते उसका बुखार अपने आप उतर गया। वो बच गया। आज वो शहर में बड़ा अफसर है। पर तुम यह कैसी बातें कर रहे हो बेटा? माँ जी, अगर मुन्ना शहर में है तो अंदर कौन है? मैंने अभी किसी के खांसने की आवाज सुनी थी। अंदर? अंदर तो कोई नहीं है बेटा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। रुको, मैं दिखाती हूँ। बूढ़ी औरत ने झोपड़ी का दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर किशन और रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन खाट के सिरहाने एक छोटी मेज पर वही नीली दवा की शीशी रखी हुई थी जो किशन ने कल रात उस आदमी को दी थी। और शीशी अभी भी सील पैक नहीं थी। उसका ढक्कन खुला हुआ था और दवाई आधी खत्म थी। किशन, वो देख, दवा की शीशी और वहां जमीन पर देख। रघु ने कांपती उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वहां कीचड़ सने नंगे पैरों के निशान थे जो दरवाजे से शुरू होकर सीधे उस खाट तक जा रहे थे और फिर वहीं गायब हो गए थे। यह कैसे मुमकिन है? अगर वो 40 साल पहले मर चुके थे तो कल रात मेरी दुकान पर कौन आया था और यह दवा यहां कैसे पहुंची? ये दवा, ये तो मैंने नहीं मंगवाई। लेकिन इस कमरे में आज दीनानाथ जी की पसंदीदा तंबाकू की महक आ रही है। माँ जी, क्या आपके पास मुन्ना के बचपन की कोई तस्वीर है? हाँ, संदूक में है। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी अपनी गोद में एक बीमार बच्चे को लिए बैठा था। किशन ने तस्वीर देखी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में जो आदमी था वो हूबहू वही था जो कल रात बारिश में भीगता हुआ उसकी दुकान पर आया था। वही धोती, वही कुर्ता और वही लाचारी भरी आंखें। हे ईश्वर, मतलब कल रात मैंने एक रूह से बात की थी, उसने 40 साल बाद अपना वादा पूरा किया। लेकिन किशन, अगर मुन्ना शहर में है और ठीक है तो यह दवा किसने पी? शीशी तो आधी खाली है। यही वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दवा की शीशी यहां थी, लेकिन पीने वाला कौन था? क्या 40 साल पहले का वो बीमार वक्त कल रात दोबारा दोहराया गया था, या फिर कुछ और ही रहस्य था जो उस बरगद के पेड़ में छिपा था? दीनानाथ। बरगद के पेड़ के नीचे से आई उस जोरदार आवाज थुड ने सबको चौंका दिया था। बूढ़ी माँ, किशन और रघु तीनों के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। रघु तो डर के मारे किशन के पीछे छिप गया था। किशन, वहां मत जा भाई, पक्का वो दीनानाथ का भूत है, वो हमें नहीं छोड़ेगा।
चुप कर रघु, यह वहम पालने का वक्त नहीं है। आवाज किसी इंसान के गिरने की थी, मुझे देखने दे। वहां झाड़ियों के बीच कोई जमीन पर पड़ा कराह रहा था। किशन ने झुककर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शहर के महंगे कपड़ों में था, कीचड़ में सना हुआ बेसुध पड़ा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। पानी, मां, पानी। रघु जल्दी आ, यह कोई भूत नहीं है, यह तो कोई शहर का बाबू लगता है। इसकी नब्ज चल रही है, लेकिन बुखार बहुत तेज है। माँ? इसने माँ कहा? हाँ? मुन्ना? बूढ़ी औरत ने अपने कांपते हाथों से उस बेहोश आदमी का चेहरा छूकर देखा। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से बह निकला। हे भगवान, यह तो मेरा मुन्ना है, मेरा बेटा। मुन्ना, आंखें खोल बेटा, तू यहाँ कब आया? किशन और रघु ने मिलकर मुन्ना को उठाया और अंदर खाट पर लेटाया। किशन ने तुरंत अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर उसके मुंह से लगाई। थोड़ा पानी पीते ही मुन्ना ने धीरे धीरे आंखें खोली। मां, तुम? मैं कहाँ हूं? तू अपने घर में है बेटा, लेकिन तू यहाँ कैसे? तू तो शहर में था ना? मां, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा। कल शाम को ही मैं अपनी कार से गांव के लिए निकला था, लेकिन पुल के पास मेरी गाड़ी खराब हो गई। बारिश बहुत तेज थी। मैं पैदल ही शॉर्टकट से जंगल के रास्ते घर आ रहा था। बाप रे, उस तूफान में जंगल के रास्ते, वो भी रात को? हाँ, और तभी मैं बुरी तरह भीग गया। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मुझे इतनी ठंड लगी कि मैं यहीं बाहर चबूतरे पर गिर गया। मेरा शरीर आग की तरह तप रहा था। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगा। मेरा दम घुट रहा था। फिर क्या हुआ? तुम अंदर खाट पर कैसे आए? और वो दवा किसने पिलाई? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे लगा कि कोई आया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया, अंदर खाट पर लेटाया। उसके हाथ बहुत ठंडे थे, बर्फ जैसे। उसने मेरे माथे पर गीली पट्टी रखी और फिर मुझे वो नीली दवा पिलाई। कौन था वो बेटा? तुमने उसका चेहरा देखा? धुंधला सा याद है माँ। उसने पुरानी धोती और कुर्ते पहन रखे थे। वो बिल्कुल पिताजी जैसा लग रहा था, जैसा मैंने बचपन में उन्हें देखा था। वो बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था और कह रहा था, डरो मत मुन्ना, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। इस बार मैं दवा लेकर ही आया हूं। मुन्ना की बात सुनकर झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। किशन की आंखों में पानी भर आया। उसने रघु की तरफ देखा, जो अब डर से नहीं बल्कि हैरानी और श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ा था। मुन्ना बाबू, क्या उस आदमी ने तुम्हें यह दिया था? किशन ने वो 1920 का चांदी का सिक्का मुन्ना के सामने कर दिया। यह सिक्का, ये तो पिताजी का लकी चार्म था। माँ, याद है पिताजी हमेशा कहते थे कि जब भी मुसीबत आएगी यह सिक्का हमारी रक्षा करेगा। यह तो उनके साथ ही उस बाढ़ में बह गया था। यह आपके पास कैसे आया? ये मेरे पास नहीं आया साहब, वो खुद देने आए थे। कल रात जब तूफान अपनी चरम सीमा पर था, आपके पिताजी मेरी दुकान पर आए थे। वो भीगे हुए थे, डरे हुए थे, अपनी जान के लिए नहीं, आपकी जान के लिए। उन्होंने कहा था, मेरा वंश खत्म हो जाएगा बाबूजी, मेरा मुन्ना मर जाएगा। 40 साल पहले वो जो दवा आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, कल रात उन्होंने वो अधूरा काम पूरा किया। किशन भाई, मुझे माफ कर दे, मैं उसे चोर समझ रहा था। मुझे क्या पता था कि वो एक देवता था। कोई बात नहीं रघु, कभी हमारी आंखें वो नहीं देख पाती जो दिल महसूस करता है। किशन और रघु वहां से वापस लौटने लगे।
मौसम अब पूरी तरह साफ हो चुका था। धूप खिली हुई थी। जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, रघु ने पीछे मुड़कर उस बरगद के पेड़ को देखा। किशन, वो देख। बरगद के पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां एक पुरानी धोती का टुकड़ा हवा में लहरा रहा था, जैसे कोई हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहा हो।